Good morning, friends. In today's lecture, we are going to study about implied and express authority of the partners. Let's try to understand what is an express and implied authority. Implied authority का meaning क्या है कि first we'll try to understand the express authority. Express authority का meaning क्या है कि जो expressly decide किया गया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी. जैसे कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके घर में आपके पिताजी ने आपको एक्सप्रेसली बोला है कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो. जैसे कि ही हैज एक्सप्रेसली टोल्ड यू दैट कि आप यू कैन प्ले एन आउटडोर गेम सच एज क्रिकेट बट यू आर नॉट अलाउड टू प्ले बैडमिंटन. तो एक्सप्रेसली यहाँ पे एक अथॉरिटी आपको दी है कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो. इन द सिमिलर फैशन पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लॉजेस अगर डिफाइन किए गए और जिसमें दिया गया है कि एक्स कैन कैरी आउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड ही कैन नॉट कैरी आउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, या फिर सभी पार्टनर्स की एक्टिविटी डिफाइन की गई है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी. Express rights given to the partner. Implied का मीनिंग क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस इट इज इम्प्लाइड कि वो ये कर सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में, मेरे घर में लेते हैं, मेरे घर में इट इज इम्प्लाइड दैट कि मैं किचन में जा सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, चाय बना के खुद पी सकता हूँ, या फिर मैं फ्रिज खोल सकता हूँ, मैं पानी निकाल सकता हूँ. आई मीन इट इज इम्प्लाइड क्योंकि ये मेरा खुद का घर है तो मैं कर सकता हूँ. मेरे आई मीन व्हेन आई गॉट बर्थ, मुझे किसी ने ये लिख के नहीं दिया है कि इसी स्टैम्प पेपर पे, या किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके पेरेंट्स उसको ये लिख के नहीं देते कि ये घर में आप ये कर सकते हो. इट इज इम्प्लाइड कि अगर ये मेरा घर है तो ये ऑटोमेटिकली ये मेरे पास राइट्स है कि काम मैं कर सकता हूँ. आप अगर मेरे घर पे आते हो तो यू कैन नॉट गो टू माई किचन एंड आई मीन यू आर नॉट अवेयर विथ के क्या है. तो यहाँ पे क्या मीनिंग क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मीनिंग पार्टनरशिप से रिलेटेड ये है कि आप जो भी टाइप का बिजनेस करते हो उसमें वो पर्टिकुलर राइट्स उसको, उस पार्टनर को ऑटोमेटिकली मिलेंगे. वो कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि अगर सपोज एक रिटेल शॉप है और वहां पे 3 पार्टनर्स है, तो जो भी पार्टनर वो रिटेल शॉप पे बैठेगा he has a right to sell the goods. कोई कस्टमर अगर आता है, उससे अगर सपोज मेरा रिटेल किराना स्टोर है और कोई कस्टमर मेरे शॉप पे आता है और मुझे कॉलगेट टूथ पाउडर मांगता है, तो आई हैव अ राइट, इट इज इम्प्लाइड कि आई एम अ पार्टनर, आई हैव अ राइट टू सेल दिस पर्टिकुलर गुड्स. तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी. नाउ लुक एट द स्क्रीन व्हाट दे हैव गिवन. As per section 25, every partner is liable jointly with all other partners and also severally, that means also individually, for all act of the firm done while he is a partner. Section 25, what it says, it is very clear कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, और अगर वो पार्टनरशिप में एज एन एजेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो उस सभी एक्टिविटी के लिए वो और बाकी सभी पार्टनर जो पर्दे के पीछे है वो सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. बट द पॉइंट टू बी नोटेड दैट ही इज लायबल फॉर ओनली दोज एक्ट विच आर विद इन द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स. Thus we must know the concept of authority of partners. लेकिन पार्टनर्स उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो पार्टनर के दायरे में है. जो पार्टनर ने दायरे के अबव काम किया है, यानी उसका कोई पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड किया है, तो क्या उसके लिए पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा? नहीं. तो यहाँ पे व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के पार्टनर का दायरा क्या है. दैट दायरा, that means a framework is nothing but a authority of the partners.
और अथॉरिटी में दो टाइप की अथॉरिटी आती है, वन इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड वन इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी इज सिंपल कि एक्सप्रेसली डिफाइन है, आपको एक्सप्रेसली बोला गया है कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ यही काम कर सकते हो, इसका मीनिंग है इसके अलावा दूसरे काम नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी इज व्हाट? नो नीड टू डिफाइन, इट इज अंडरस्टूड, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस, डिपेंड अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। व्हाट इट सेज? Authority are of two type, express authority and implied authority. What is express authority? Specifically decided by all. Specifically. मिलजुल के अपन ने डिसाइड किया है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये करोगे. That is expressly decided. It can be orally decided or it can be written in an agreement. That is partnership. Implied authority is what? Implied authority assumed by some indirect permission. This implied word we have referred under implied conditions, implied warranties, implied by law. That is given by law. In the same manner, this is an implied authority given by the Partnership Act. कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस के जो नेचर है उस हिसाब से आपकी अथॉरिटी डिसाइड होगी कि यू कैन कैरी ऑन, आप ये काम कर सकते हो, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। जैसे कि बैंक के चेक पे साइन करना है, 6 पार्टनर्स है, तो क्या 6 के 6 साइन करेंगे? नहीं, वो पर्टिकुलर चेक पे कौन साइन करेगा, एक पार्टनर करेगा, 2 पार्टनर करेंगे, कितने पार्टनर करेंगे, तो उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी पार्टनरशिप डीड में दी जाएगी कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई विल जॉइंटली साइन द बैंक डॉक्यूमेंट्स, विल जॉइंटली साइन द बैंक चेक्स। तो दिस इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी गिवन टू दोस पार्टनर। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर 6 पार्टनर्स है उसमें एक्स एंड वाई को एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है, यानी बाकी 4 के पास ये अथॉरिटी चेक साइनिंग की नहीं है। What they have given further? Express authority of partner. When a partner is expressly authorized by an agreement of all the partner to do certain act on the behalf of the firm. किसके लिए? On the behalf of the firm. कौन सी एक्टिविटी? फर्म के बिहाफ पे एक्टिविटी. It is called as an express authority of a partner. The firm is bound by all the act of the partner done within the scope of his express authority, even if the act are not within the scope of partnership business. अगर किसी पार्टनर को एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है, पार्टनरशिप के बिजनेस के वो दायरे में है या नहीं है, लेकिन आपने एक पार्टनर को एक्सप्रेस अथॉरिटी दी है, तो वो जो भी काम करेगा उस काम की जिम्मेदारी पूरे पार्टनरशिप फर्म पे आएगी, उससे फायदा हो या उससे नुकसान। आपने एक पार्टनर को एक्सप्रेस अथॉरिटी दी कि ये टेंडर लाने के लिए, ये टेंडर अचीव करने के लिए आपको जो भी हथकंडे अपनाने आप अपना सकते हो, यानी आपने एक्सप्रेसली एक पार्टनर को पूरी अथॉरिटी दे दी कि जो आपको करना है आप करिए, हम आपके पीछे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वो काम करते वक्त अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे पार्टनरशिप फर्म पे आएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी। व्हाट इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी? इम्प्लाइड अथॉरिटी What is implied authority? Condition to be satisfied, the act must be. Implied authority का सिंपल मीनिंग क्या है कि वो एक्सप्रेसली कहीं पे भी मेंशन किया गया नहीं है। इट इज इम्प्लाइड। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई अपने खुद के घर में रहते तो कोई एक रूल चार्ट बना हुआ नहीं रहेगा कि 3 बच्चे XYZ
X can go to kitchen, Y, Z cannot go to kitchen. Y can go to bathroom, X, Z cannot go to. ऐसा कोई रूल चार्ट रहता है क्या? नहीं, इट इज इम्प्लाइड कि अगर आप आपके खुद के घर में रह रहे हो तो ये आपके पास अथॉरिटी है. इन द सेम मैनर पार्टनरशिप बिजनेस का जिस टाइप का बिजनेस है, जिस टाइप का उसका नेचर है, उस हिसाब से हर एक पार्टनर को अपनी अथॉरिटी खुद डिजाइन कर लेनी कि हाँ ये मेरे पास अथॉरिटी है. तो व्हाट इट सेज, इम्प्लॉयड अथॉरिटी के लिए कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्या है? द एक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द फर्म. कब बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये था, ये वो कर सकता था? कब? अगर वो एक्ट पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है. तो आप का बिजनेस स्पेयर पार्ट्स का है और आप 50 किलो आपने शक्कर उधारी में किसी से ले ली इन द नेम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो क्या स्पेयर पार्ट का बिजनेस और परचेज ऑफ शुगर्स का कोई लेना देना है क्या? तो दैट मीन्स इफ एनी पार्टनर हैज डन दिस एक्ट, एक कोई पार्टनर ने 50 किलो शुगर फर्म के नाम पे ली, तो वो आउटसाइडर को समझना चाहिए कि ये जो शक्कर लेके जा रहा है वो बिजनेस से कोई उसका लेना देना नहीं है. इसका मीनिंग ये है कि वो उसके अथॉरिटी में नहीं है. दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन इम्प्लॉयड अथॉरिटी. लेकिन अगर स्पेयर पार्ट से रिलेटेड बिजनेस है और वो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड किसी को कुछ ऑर्डर देता है, तो इट इज इम्प्लाइड कि कोई पार्टनर स्पेयर पार्ट के बिजनेस में बैठा हुआ है और स्पेयर पार्ट्स का वो ऑर्डर दे रहा है, तो इट इज इम्प्लाइड कि उसके पास वो अथॉरिटी है फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग द गुड्स रिलेटेड विद द मोटर व्हीकल और वॉट एवर यू कॉल इट एज. तो दैट एक्ट टू बी कॉल्ड एज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी मस्ट बी फर्स्ट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उसके दायरे में इम्प्लाइड अथॉरिटी में है या नहीं, ये कैसा तय होगा? उसके लिए पहली कंडीशन क्या बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट जाता है, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि जो भी काम वो पार्टनर ने किया है वो उसके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं. अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो इसका मीनिंग है कि उसके वो दायरे में था, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में था. सेकेंड, डन इन द यूजुअल वे, नॉर्मल मैनर में, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन रहते हैं. आप एवरी डे यू गो टू शॉप, यू ओपन द शॉप, रात में बंद करते हैं, दिन भर बिजनेस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल वे. बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नॉर्मल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए. एबनॉर्मल इन द सेंस कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन आप ऐसा कर रहे हैं जो लगता है कि आपने ये तो आज तक किया ही नहीं है, तो वो एबनॉर्मल है. तो नॉर्मल मैनर में आप काम कर रहे हो. और थर्ड, इट इज डन इन द फर्म नेम, वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे वो काम होना चाहिए. ये तीनों चीज अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो देन दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. I told you that there are two authorities, one is express and one is implied. Express authority का मीनिंग क्या है कि किसी पार्टनर क्या काम करेगा, कोई पार्टनर क्या काम करेगा, उसका ब्यौरा, उसका डिटेल आपने एग्रीमेंट में दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस. यानी ये पार्टनर ये काम कर सकता है, वो डिफाइन किया गया, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेस. और बिजनेस के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ एक्टिविटीज. You cannot define each and every activity related to partners in a partnership deal. So there are certain activity which are expressly defined and there are certain activity which is understood कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर मैं ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ तो ये मेरे दायरे में मैं काम कर सकता हूँ. जैसा मैंने एक रिटेल किराना स्टोर का एग्जांपल दिया, 3 पार्टनर है, उसमें 2 पार्टनर आज नहीं है, जलगांव में नहीं है, और मैं दुकान में बैठा हूँ. तो कोई कस्टमर मेरे यहाँ कोई किराना माल लेने आता है, तो मैं बाकी 2 पार्टनर को फोन करके पूछूंगा नहीं क्या मैं दे सकता हूँ क्या, बिकॉज इट इज इम्प्लाइड कि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, वो मेरे दायरे में, वो मेरे अथॉरिटी के अंदर है, वो मैं कर सकता हूँ. तो दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी. तो इन ऑर्डर टू कॉल अ एक्टिविटी अंडर द इम्प्लॉयड अथॉरिटी, 3 कंडीशन. पहला,
what it said, it should be related with the business, it should be done in the usual way, unusual way में नहीं, normal manner में. And third one, it should be done in the name of the partnership firm. If these three things are satisfied, if these three conditions are satisfied, whatever act that has been committed by that particular partner will be called as within his implied authority. Example, implied authority में क्या आएगा जिसका एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं है, इट इज इम्प्लाइड कि आप ये सब काम कर सकते हो. तो क्या क्या काम कर सकते हो? इंगेज अ लॉयर, अगर किसी लॉयर को कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनाना है, पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, किसी कस्ट क्रेडिटर्स आपको माल गुड्स दे रहा है एंड ही वांट दैट यू फर्स्ट प्रिपेयर सो एंड सो एग्रीमेंट, तो यू कैन गो टू अ लॉयर, यू डोंट हैव टू आस्क. यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर काम लेने के लिए आप लॉयर का सजेशन ले रहे हो. तो इंगेज अ लॉयर. परचेज नॉर्मल गुड्स, जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स है आप खुद परचेज कर सकते हो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर है. अपॉइंट अ सर्वेंट, मेक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कस्टमर से पैसा वसूल करना है, कोई भी पार्टनर जाके वसूल करके ला सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है. सेल द गुड्स, सेटल द अकाउंट्स विद द आउटसाइडर्स एक्सेप्ट. इसके अलावा भी जो भी बिजनेस, जिस प्रकार से बिजनेस है, जिस नेचर का बिजनेस है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बोलिए कि ये सब चीजें जो आगे अभी डिटेल में वी आर गोइंग टू रिफर, कि दीज आर द एक्टिविटी विच विल नॉट कम विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी. पार्टनर ऐसा ना समझ ले कि ये इसके अथॉरिटी में आता है. तो ये कुछ चीजें बताई गई है जो आप डिटेल में भी अगर सी कि ये चीजें अगर किसी पार्टनर को करना है, ये एक्टिविटी अगर किसी पार्टनर को करना है, तो ये ना समझ ले कि डीड में तो कोई मेंशन नहीं है तो इट इज अज्यूम दैट इट इज विद इन इज इम्प्लाइड अथॉरिटी. ना, ये उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है. अगर ये जो काम दिए गए, अगर उसमें से उसको कोई भी काम करना है तो उसको सभी पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा, एंड ओनली देन ही कैन कैरी आउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. अदरवाइज इट विल बी अज्यूम दैट कि उसने उसके दायरे को क्रॉस किया है, उसके अथॉरिटी के विरुद्ध जाके उसने ये सब काम किया. We'll see that what are those activity which will not be covered under the implied authority. What it further says, the firm is bound by all the act of the partner done within the scope of implied authority. जो भी implied authority में पार्टनर के आता है, अगर वो काम करता है और उसमें अगर कम ज्यादा हो जाता है तो उसमें सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. पर्सन, जैसे कि अगर मेरा घर है, आई कैन ओपन द फ्रिज, आई कैन टेक द वाटर फ्रॉम दैट फ्रिज, जो मैं चाहे वो कर सकता हूँ. अब ये करने में अगर कुछ नुकसान हो जा रहा है, फ्रिज का हैंडल ओपन करने में हैंडल ही हाथ में आ गया, तो उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि नॉर्मल काम कर रहा था मैं. उसी तरह पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस, अगर वो कोई काम कर रहा है, सर्वेंट को आप अपॉइंट कर सकते हैं, लिखा है, तो किसी नौकर के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं रहता है कि वो आदमी कैसा है. आपने उसका इंटरव्यू लिया, आपको वो आदमी पसंद आया, आपने उस आदमी को अपॉइंट कर लिया आपके पार्टनरशिप फर्म में, और उसने एक फ्रॉड कर दिया, तो क्या आप अकेले जिम्मेदार हैं? नहीं. या आपके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में था कि आपको अपॉइंट करना, आपने कर लिया, अब उसके चेहरे पे तो लिखा हुआ नहीं था कि वो चोर है बोल के, और उसने फ्रॉड किया, उसने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, 1 लाख रुपए का आपके कैश बॉक्स में से पैसा चुरा के भाग गया, तो क्या आप अकेले जिम्मेदार हैं? नहीं. इस एक्टिविटी, ये नुकसान की भरपाई सभी पार्टनर मिलजुल के करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पार्टनर का नॉर्मल काम करते वक्त अगर नुकसान हो जाता है फर्म का, तो उसके लिए फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो एनी एक्ट ऑफ द फर्म विल बाइंड द फर्म, एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विल बाइंड द फर्म.
An implied authority of a partner can be inferred from the circumstances of the implied authority किसकी क्या रहेंगी, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बिजनेस के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी क्या अथॉरिटी है। जैसे कि अगर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ आपके एग्जाम फॉर्म के ऊपर आप लोग मेरे साइन लेने आए, तो इट इज इम्प्लाइड कि आई हैव अ राइट टू साइन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। मैं आप जब आए होंगे तो यू हैव नेवर सीन मी कि मैंने मेरे पार्टनर्स को फोन लगाया और मैंने उनसे पूछा कि मैं या इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता हूँ क्या। नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि इट वॉज विद इन माई इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी अलग रहेंगी, लॉयर की इम्प्लाइड अथॉरिटी अलग रहेंगी, कमर्शियल बिजनेस में बिजनेसमैन की अथॉरिटी अलग रहेंगी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर विल बी डिसाइडेड। Generally speaking, such act of a partner which are incidental to or usually done in the course of proper conduct of the business come within the scope of implied or apparent or ostensible authority। यानी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस समझ में आ जाएगा कि ऐसा बिजनेस है तो ये काम ये पार्टनर कर सकता है। बट अगर वो बिजनेस का नेचर अलग है और आप काम अलग कर रहे हो तो ये क्लियरली आउटसाइडर को समझ में आना चाहिए कि ये इसके स्कोप में नहीं। जैसे कि अगर लॉयर है तो लॉयर जनरली लॉयर का काम क्या रहेगा, लॉयर की पार्टनरशिप फर्म है तो उनका काम क्या है, अगर वो सिविल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लॉयर का वर्क क्या है कि टू गाइड द क्लाइंट। इज इट देयर वर्क के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, लॉयर जनरली ये काम करेगा शेयर मार्केट में पैसा, पार्टनरशिप फर्म का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, नहीं, क्योंकि वो शेयर ब्रोकिंग का काम नहीं कर रहे, वो लॉयर का काम कर रहे हैं। तो लॉयर की इम्प्लाइड अथॉरिटी विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द शेयर ब्रोकर। Consequently, as between the partners and outside world, whatever may be their private arrangement between themselves, each partner is an agent of other in every matter connected with the partnership firm is act bind the firm। हर एक एक्टिविटी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को बाइंड करेंगी अगर वो एक्टिविटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू हुई है, यूजुअल वे में हुई है और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे हुई है, तो उस एक्टिविटी के लिए सभी पार्टनर जिम्मेदार। हालांकि एक्टिविटी एक पार्टनर ने की है लेकिन उस एक्टिविटी का आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पार्टनर्स पे आएंगी। सेक्शन 19(1) to 22 डिफाइन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। वही चीज बोला है जो अभी मैंने बोला कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या आएगा, वो यूजुअल बिजनेस यानी आपके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस यूजुअल वे में होना चाहिए, एबनॉर्मल वे में नहीं होना चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें कोई पार्टनर, ये तीन चीजों को ध्यान में रख के कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है, ये तीनों चीजों को अगर ध्यान में रख के पार्टनर कोई एक्टिविटी करता है तो उस एक्टिविटी के लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर कोई लॉस इनकर्ड होता है तो। कब पूरे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अगर वो एक्टिविटी फर्म के नाम से हुई है, यूजुअल मैनर में हुई है एंड इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम्पल, acts a partner in a firm of solicitor यानी lawyers, borrows money and executes a promissory note in the name of the firm without the authority means without the permission of the other partner। अभी लॉयर की पार्टनरशिप फर्म है, क्या उनका फाइनेंस पे पैसा लेना देना, प्रॉमिसरी नोट साइन करना क्या उनका काम है? ये काम नहीं है। लॉयर का काम क्या है? कंसल्टेंसी देना या केस को लेना और सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उस केस को फाइट करना, ये उनका नॉर्मल काम है। प्रॉमिसरी नोट को साइन करना, फाइनेंस पे पैसा देना, फाइनेंस पे पैसा उठाना, ये उनका काम नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि ये उनके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता है। अगर उनको ये काम करना है तो
आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं लॉयर हूं और मैं फाइनेंस पे पैसा किससे ले रहा हूं या फाइनेंस पे पैसा फर्म के नाम पे किसको दे रहा हूं, तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये मेरे लॉयर प्रोफेशन बिजनेस से रिलेटेड है क्या। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में ये आंसर आना चाहिए, नहीं ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है। पहले तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वो यूजुअल मैनर में नहीं है। दो आई वॉन्ट टू डू इट इन द फर्म नेम, लेकिन बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये मेरे एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता है। तो मैंने क्या करना चाहिए, अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे बाकी पार्टनर्स का परमिशन लेना मैंडेटरी। The other partner are not liable on the note as it is not a part of ordinary business of a solicitor to draw, accept, endorse negotiable instrument. However, it may be usual for one partner of a bank, of a firm of banker to draw, accept, endorse bill of exchange on the behalf of the firm. लेकिन अगर यही काम डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये लॉयर्स का काम नहीं है, लेकिन ये बैंक का काम है। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 4 पार्टनर्स है तो उनका यही काम है पैसा फाइनेंस पे देना या फिर लोगों से डिपॉजिट लेना और उस पे ब्याज देना। तो ये उनके नॉर्मल एक्टिविटी में आता है। तो कोई भी पार्टनर ये कर सकता है। तो उस केस के अंदर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी विल कम विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, बट द सेम एक्टिविटी विल नॉट कम विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप ऑफ अ लॉयर्स। You will have to understand this. Okay, depending upon the type of the business, implied authority of the partners will be decided. If partnership is of general commercial nature, general commercial nature का मीनिंग क्या है कि जो नॉर्मल बिजनेसमैन रहता है, ट्रेडर रहता है, रिटेलर रहता है, होलसेलर रहता है, तो उसमें implied authority क्या रहेगा? He may pledge the partnership property. 4 लोगों की पार्टनरशिप है, अब मुझे फाइनेंस चाहिए पैसा बिजनेस करने के लिए, तो मैं गुड्स को बैंक के पास अथॉरिटी रख के पैसा उठा सकता हूं, क्योंकि ये कमर्शियल नेचर का बिजनेस है और इसमें पैसा लगने वाला है, तो ये मेरे एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आएंगे। ही में बाय गुड्स, ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट्स, पे डेब्ट्स, ही में ड्रॉ, साइन, endorse, transfer, negotiate, procure to be discounted, promissory notes, bill of exchange, etc. नॉर्मल बिजनेस, कमर्शियल बिजनेस के केस वो फाइनेंसियर से पैसा उठा सकता है, प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे सकता है, क्योंकि वो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है। तो ये सब एक्टिविटी उस कमर्शियल नेचर के पार्टनरशिप में इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ सकती है। तो दिस इज व्हाट इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, मैं जो ये बात कर रहा था, ये चीज ये सब मैं बात कर रहा था कि पार्टनर ये ना समझ ले कि ये उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है। तो सेक्शन 19(2) क्लियरली डिफाइन करता है कि कौन कौन सी चीजें पार्टनर्स के दायरे में नहीं आएंगी। अगर उसको ये सब काम करना है तो उसको बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेना मैंडेटरी है। वो ये एक्टिविटी जो बोला है यहाँ पे, ये 8 एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है, वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आएगी। अगर पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली बोल दिया है कि ये करना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं बोला है तो कोई भी पार्टनर ये ना समझ ले कि ये उसके दायरे में आता है और वो ये काम बिना किसी पार्टनर से पूछे कर सकता है। ये एक्टिविटीज अगर उसको करना है तो उस पर स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन डाला गया है कि अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं तो अगर मुझे ये 8 एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी करनी है, अगर ये रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में डाला है तो सवाल ही नहीं उठता है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो मेरे ये दायरे में नहीं है। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट कि ये मेरे स्कोप में नहीं है, मैं ये खुद कर नहीं सकता। अगर मुझे ये 8 काम में से कोई भी काम करना है तो मुझे बाकी पार्टनर की परमिशन लेना पड़ेगी। और अगर मैं बिना परमिशन लिए ये काम कर लेता हूं तो इसका मीनिंग ये है कि मैंने अपना दायरा क्रॉस किया, मैंने अपने अथॉरिटी को एक्सटेंड किया, उस अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है। तो व्हाट आर दोज रेस्ट्रिक्शंस?
statutory restriction 19(2). Certain acts have been statutorily excluded from the scope of implied authority of the partner, and a partner cannot therefore bind the firm by such act unless the usage or custom of trade permit him or all other partner expressly authorize him. As such, the third party should ascertain as to whether the partner is authorized, and if the third party deals without ascertaining this fact, he cannot make the firm liable. ये जितने एक्टिविटीज यहाँ पे जो दी गई है वो 19(2) सेक्शन 19(2) में क्लियरली बोला गया है कि पार्टनर खुद ही ये एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। यानी वो ये ना समझ ले कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर ये एक्टिविटी भी आ गई और मैं ये काम कर सकता हूं। अगर उसको ये काम करना है तो उसको बाकी पार्टनर्स का परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर कोई आउटसाइडर्स किसी पार्टनर के साथ मिलके ये काम कर लेता है बिना ये जाने कि जिस पार्टनर के साथ ये काम कर रहा है उसने बाकी पार्टनर्स की परमिशन लिया है या नहीं लिया है, कंसेंट लिया है नहीं लिया है, तो उस केस में फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ये एक्ट अगर कोई पार्टनर बिना पार्टनर के परमिशन लिए खुद होके थर्ड पार्टी के साथ ये काम में इंडल्ज होता है, इंटरटेन करता है, और थर्ड पार्टी ये जानने की कोशिश अगर नहीं करता है कि जिस पार्टनर के साथ वो ये काम कर रहा है उसने बाकी पार्टनर्स की परमिशन लिया है या नहीं लिया है और उसमें कुछ कम ज्यादा होता है, तो फिर वो पार्टनर जिसने अपना दायरा क्रॉस किया और वो थर्ड पार्टी वो मिलजुल के वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो क्या क्या चीजें हैं जो एक पार्टनर खुद होके उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं समझेगा, वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये सब काम नहीं आते। अगर ये काम करना है तो उसको बाकी पार्टनर का परमिशन लेना पड़ेगा। कौन से काम? Section 19(2) contains the list of acts regarding which the partner does not have an implied authority unless there is a usage or custom or contract to the contrary. Accordingly, a partner cannot, क्या क्या काम वो नहीं कर सकता है? First one, submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. अगर पार्टनरशिप फर्म का किसी आउटसाइडर के साथ डिस्प्यूट है तो अगर आपको आर्बिट्रेटर के पास जाना है तो देयर आर 2 कोर्स ऑफ एक्शन यू कैन टेक। अगर सपोज आपके साथ मेरा डिस्प्यूट है तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मिलजुल के सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, or otherwise we can go to the arbitrator. Arbitrator is a person who is, alternative to the court, जिसके पास आप लोग जाके आपके डिस्प्यूट बताते हो एंड अकॉर्डिंगली वो इंडिपेंडेंट पार्टी होती है और वो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है और वो दोनों पार्टी जो भी जजमेंट देगा वो दोनों पार्टी को एप्लीकेबल होता है। तो ही इज कॉल्ड एज एन आर्बिट्रेटर। तो व्हाट इट सेज कि अगर किसी आउटसाइडर के साथ डिस्प्यूट है तो मैं अकेला आर्बिट्रेटर के पास चले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है। अब ये पर्टिकुलर पार्टी, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो अगर पैसा नहीं दे रहा है तो यू कैन नॉट अलोन डिसाइड दैट विल गो टू एन आर्बिट्रेटर, उसका और मेरा कोई पहचान का आदमी है उसके पास जाके डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो पर्टिकुलर पार्टी जिसके साथ आपका डिस्प्यूट है आपको आर्बिट्रेटर के पास जाना है तो फर्स्ट यू विल हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सपोज एक डेटर है जो 1 लाख रुपए आपका नहीं दे रहा है, तो आपको बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा, भाई ये बंदा लाख रुपए दे नहीं रहा है, अब अपने पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि इसके अंकल को मैं जानता हूं या फिर एक आर्बिट्रेटर को जानता हूं जो अपना डिस्प्यूट सॉल्व करके दे सकता है। तो शुड वी गो टू द आर्बिट्रेटर और शुड वी गो टू द कोर्ट?
जो पार्टनर्स सब मिलके डिसाइड करेंगे वो एक्शन मुझे लेना है, मैं अकेला खुद डिसाइड नहीं कर सकता। सेकेंड, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। मैंने बिना पार्टनर्स के परमिशन लिए अपने नाम पे एक खाता खोल दिया और सभी कस्टमर्स को मैं बोल रहा हूं कि उस खाते में आपसे जो पैसा लेना है वो आप ये खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे अपने नाम पे कोई अकाउंट ओपन करना है, वो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए, तो देन देयर इज अ डिफरेंट मैटर। आई डोंट हैव टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। But if I am opening that account which will be used in the firm, then I will have to obtain the permission of other partners. मैं उनसे परमिशन लूंगा कि मैं मेरा एक अकाउंट ओपन करता हूं जिसमें अपन जो भी बाहर माल सेल कर रहे हैं वो ये अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि अपने फर्म का अकाउंट उनके गांव में नहीं है। तो मेरा पर्सनल अकाउंट है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, क्या वो फर्म के लिए यूज कर सकता हूं? तो मैं अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेता हूं और अगर वो लोग बोलते हो हाँ, तो देन आई कैन यूटिलाइज दैट माय अकाउंट, अदरवाइज आई कैन नॉट। मेरे एम्प्लॉयड अथॉरिटी में वो नहीं है। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। किसी के से पैसा लेना है, आपने खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसके साथ। 1 लाख रुपए लेना था, वो आपको सिर्फ 70,000 रुपए दे रहा है। आपने बिना परमिशन बाकी के पार्टनर, आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म ने किसी के खिलाफ सूट फाइल किया है, आपने बिना पार्टनर्स के परमिशन लिए वो सूट को विड्रॉ कर लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर सूट विड्रॉ करना है, केस विड्रॉ करना है, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा पार्टनर्स के साथ कि ये लूपहोल है, अपन ये केस शायद नहीं जीतेंगे, व्हाटएवर। तो फर्स्ट यू विल हैव टू कंसल्ट ऑल द पार्टनर्स एंड ओनली देन यू कैन विथड्रॉ दैट पर्टिकुलर केस अगेंस्ट द आउटसाइडर। एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। एडमिट यानी एक्सेप्ट। किसी आउटसाइडर ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, आपने बिना पार्टनर्स के परमिशन लिए वो लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। आपके ऊपर अगर कोई लायबिलिटी अराइज हुई है एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो यू हैव अ राइट टू गो टू अ हायर कोर्ट। हाउ कैन यू अलोन कैन डिसाइड? कोर्ट ने बोल दिया या फिर वो किसी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, आपने उसके साथ मिलजुल के डिसाइड किया चल भाई मैं पैसा दे दूंगा, बिना पार्टनर्स के डिस्कस किया। आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी पार्टनर्स का परमिशन लेके ही जो भी केस का डिसीजन लेना है आप ले सकते। आप अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकते। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। मूवेबल कर सकते हैं, नॉर्मल कोर्स में आता है। टीवी परचेज, कंप्यूटर लेना है, फर्नीचर परचेज करना है, तो अगेन एंड अगेन यू आर नॉट गोइंग टू कंसल्ट। लेकिन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना है वर्थ ₹50 लाख, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू कंसल्ट अदर पार्टनर्स कि ये अब जगह अपने को छोटी पड़ रही है, अपने को बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। बिना कंसल्ट किया आपने 50 लाख रुपए फर्म का यूटिलाइज कर लिया या लोन ले लिया और वो जगह परचेज कर लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपके इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। आप आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते बिना पार्टनर्स के परमिशन। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। आपकी फर्म के सभी पार्टनर्स बिना उन्हें कंसल्ट करे आपने दूसरे फर्म के साथ पार्टनरशिप कर ली, आप ये भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आपके दायरे में नहीं आती। अगर ये काम करना है तो बाकी पार्टनर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बाय।